दर्शकों नमस्कार। आज का यात्रा वृतांत हम ग्वालियर के जौरासी हनुमान मंदिर से शुरू करने जा रहे हैं। जौरासी का हनुमान मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे डकैतों ने बनवाया था, लेकिन आज यहाँ से कोई भी यात्रा इस मंदिर के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती है। तो आइए हम भी आज की यात्रा यहीं के दर्शन के साथ शुरू करते हैं। ग्वालियर जिले की सीमा से सटा हुआ ये हरा भरा सा दिखने वाला क्षेत्र दतिया जिले का हिस्सा है। यहाँ के ग्रामीण गन्ने की पैदावार लेने में अग्रणी हैं। व्यावसायिक फसलों में गन्ने का भी महत्वपूर्ण स्थान है। दतिया जनपद के ग्राम पचोखरा निवासी विपिन कश्यप अब प्रगतिशील कृषक हैं। विपिन पूर्व में परंपरागत खेती में गेहूं, चना की फसल लेते थे, मगर इसमें होने वाले मुनाफे से वो संतुष्ट नहीं थे। विपिन का रुझान गन्ने की फसल की ओर हुआ तो सबसे पहले 1 एकड़ जमीन की फसल उगाई। विपिन ने अपने समतल खेतों में गन्ना बोया। गन्ना बहुत ही सुरक्षित, बहुवर्षीय एवं अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। प्राकृतिक प्रकोप का भी इस फसल पर ज्यादा असर नहीं होता है। विपिन को जब गन्ने की फसल में लाभ हुआ तो फसल का रकबा बढ़ाकर 5 एकड़ जमीन में गन्ने का उत्पादन शुरू कर दिया। वर्तमान में विपिन के खेतों में गन्ने की सफेदा किस्म लहलहा रही है। बीघा के हिसाब से 1 बीघा में 200 क्विंटल तक गन्ने का उत्पादन हो रहा है। मैं पहले यहाँ पर एक्चुअली गेहूँ, चना, उड़द की फसल उपजाऊ करता था। उसमें कोई इतना बेनिफिट नहीं रहता था मुझे। फिर मैंने अपने 1 एकड़ ज़मीन में गन्ने की फसल उपजाऊ की। और एक्चुअली गन्ने की फसल ऐसी है, 1 साल में बीज बोने के बाद कम से कम 3-4 साल चल जाती है। फिर मैंने इनमें थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा दिखा, इसीलिए मैंने फिर 5-4 एकड़ और ज़्यादा गन्ने की खेती बढ़ाई। फिर मैंने अपनी चरखी भी लगाई। चरखी से गुड़ उत्पादन करने का पूरा प्रोग्राम सेट हो गया अपना। तो इसीलिए अब मुझे ज़्यादा बेनिफिट होना लगा गन्ने की फसल में। विपिन महत्वाकांक्षी किसान भी है। जब गन्ने का उत्पादन बढ़ा तो उसे बेचकर लाभ कमाने की बजाय स्वयं ही गुड़ बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया। विपिन ने गन्ने से रस निकालने की बड़ी मशीन लगाई और गुड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने को साफ किया जाता है, फिर उसका रस निकाला जाता है। रस को भट्टी में गर्म कर एक निश्चित समय तक उबाला जाता है। इसके लिए जमीन में गड्ढा खोदकर विशेष प्रकार की भट्टी बनाई जाती है। भट्टी के ऊपर क्रमशः 3 कड़ाहों में रस को छानकर उबालकर उसका मैल निकाला जाता है। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया के बाद जो शुद्ध रस बचता है, उसे चौथे कड़ाह में कुछ समय उबालने के बाद बड़ी सी परात में निकालकर गुड़ जमा लेते हैं। इसके उपरांत ठंडा होने पर उसे लड्डू अथवा अन्य आकार दिया जाता है। यह गुड़ केवल मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश और गुजरात तक बिकने जाता है। गन्ने के रस का मीठा स्वाद और गुड़ की सौंधी सुगंध लेने के बाद आइए अब चलते हैं, आपको मिलवाते हैं प्रगतिशील किसान से, जो कि आंवले की उन्नत खेती कर रहे हैं।
दतिया जिले के ही ग्राम हमीरपुर में कुरैशी फार्म हाउस के समीप पहुंचते ही औषधीय खेती का आभास होने लगता है। यह फार्म हाउस दतिया उन्नाव मुख्य मार्ग पर है। तकरीबन 50 बीघा में फैले इस फार्म हाउस में कई प्रकार की खेती की जाती है। कुरैशी की उम्र 26 वर्ष है। वे तकनीकी शिक्षा में दक्ष यानी सिविल इंजीनियर हैं। नौकरी की तरफ रुझान न रखते हुए कृषि की ओर कदम बढ़ाया और अपने छोटे भाई को साथ लेकर अपने फार्म हाउस में नई तकनीक से खेती करना शुरू की। 4 बीघा में आंवला लगाया है। आंवले के करीब 150 पेड़ हैं। 6 साल पहले लगाए गए सभी पेड़ अब फल देने लगे हैं। जान मोहम्मद जी, आप टेक्निकल लाइन से हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने कैसे सोचा कि मुझे खेती करनी चाहिए? मैं टेक्निकल लाइन से था, मुझे बाहर जाना था जी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पारंपरिक खेती होती ही थी जी। तो थोड़ा थोड़ा मेरा ध्यान यहाँ जाता रहता था जी। तो एक दिन मैं उद्यान विभाग में गया था। डॉक्टर देवेंद्र उदैनिया जी से मेरी मुलाकात हुई जी। उन्होंने मुझे बताया कि अपन आंवले की खेती और भी कई खेतियों के बारे में बताया जी। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेके देखते हैं। जानकारी ली जी। तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर जाने से अच्छा है कि मैं यहीं अपनी खेती बाड़ी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ। मुझे जानकारी देते रहते हैं, वो सहयोग करते रहते हैं। मैं उनसे हमेशा टच में रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया जैसे कि ये आंवले की खेती है। 3 बीघा के अंदर अपन ने आंवले लगाए 140 पेड़। 6 साल पहले लगाया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें एक वर्मी कंपोस्ट करके एक होता है जिसमें अपन जैविक खाद बनाते हैं। इसी की पत्तियों से खाद बन जाती है जो कि हर 3 महीने में हम लोगों को कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें यूज़ करते हैं अपन। तो उससे ये होता है कि आंवले के पेड़ों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और साल के लगभग 4 से 5 लाख रुपए की खेती हम लोगों को आंवले ही आंवले से हो जाती है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आंवला के पौधे, बीज और कलम दोनों माध्यम से लगाए जाते हैं। आंवला का पेड़ तैयार होने के बाद कई सालों तक पैदावार देता है। कुरैशी ने अपने फार्म हाउस में आंवला की चकैया किस्म लगाई है। इस किस्म के पेड़ अधिक चौड़ाई में फैलते हैं। पेड़ की प्रत्येक शाखा में मादा फूल आते हैं। यही वजह है कि चकैया किस्म का आंवला अधिक फल देने के लिए जाना जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के स्वस्थ पेड़ों से 20 से लेकर 22 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। इस फार्म हाउस में इमारती लकड़ी सागौन के 100 पेड़ हैं, जो धीरे धीरे अपनी बढ़त की रफ्तार पकड़ रहे हैं। अमरूद का बगीचा है जिसमें प्रतिवर्ष काफी मात्रा में अमरूद का उत्पादन होता है। इसके अलावा हर और बहेड़ा किस्म के आयुर्वेद के भी पेड़ हैं। फार्म हाउस में खेती के लिए सिंचाई की उत्तम सुविधा है। कुआं और बोरिंग के अलावा जल संग्रहण टैंक बनाया गया है। इसमें 1 लाख लीटर पानी संग्रहण की क्षमता है। आवश्यकता होने पर सिंचाई के लिए इस टैंक का उपयोग किया जाता है। आज मैं अपने कृषक जान मोहम्मद कुरैशी के यहाँ आया हूँ यहाँ पे। तो हमारे कुरैशी साहब जो 6 से 7 वर्ष पहले हमसे मुलाकात हुई थी इनकी, जो कि शिक्षित युवा थे ये। तो ये बाहर जाने का अपना सपना कर रहे थे, तो हमने इनको यहाँ पे अपने खेत पे ही खेती करने का सुझाव आंवले के पौधों का दिया।
जो कि यहाँ दतिया के आसपास कम ही फलोद्यान मिलेंगे इस तरह के। विभागीय योजनाओं के अंतर्गत इनको हमने 140 पौधे 3 बीघा में लगवाए थे जो, और चकैया वैरायटी के। और संबंधित को कृषक द्वारा जो शिक्षित होने की वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जैविक का उपयोग करते हुए अपने आंवले के पौधों का संरक्षण करते हैं ये यहाँ। इसके साथ ही मुर्गा पालन केंद्र में कड़कनाथ प्रजाति समेत देशी प्रजाति की मुर्गियां पाली जा रही हैं, जो अतिरिक्त आमदनी का स्रोत है। फार्म हाउस पर खेती व अन्य व्यवस्थाओं में संलग्न लगभग 20 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। अब हम आ चुके हैं दतिया जिले के ग्राम गरेरा में। यहाँ पर किसान जैविक खेती करते हैं और ये जैविक खेती ये मिलजुल कर करते हैं। अब किसान को भी ये समझ में आने लगा है कि केमिकल वाली खाद नुकसान करती है, वो स्वास्थ्य को भी नुकसान करती है। तो इसलिए इन लोगों ने विचार बनाया कि जैविक खेती की जाए। जैविक खेती की आजकल मांग भी बहुत है। ग्राम गरेरा दतिया जनपद का छोटा सा गांव है। इस गांव में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ग्राम गरेरा के प्रगतिशील कृषक जसरत सिंह यादव उन्नतशील कृषि कार्य करने के लिए गांव के अन्य किसानों के लिए प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। मेरा गांव ग्राम गरेरा है और हम लोग यहाँ 2 क्लस्टर चयनित किए हैं। एक माँ पीतम्बरा, एक माँ भगवती, 2 ग्रुप हैं। 2 ग्रुप में हम लोगों ने यहाँ 63 लोग इकट्ठे किए हैं और सारे लोग इकट्ठे होके और हम सब लोग जैविक खेती कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हम व्यक्तिगत एक किसान अगर हम ये करेंगे तो इसमें हम लोगों को प्रमाणीकरण और ये सारी समस्या में दिक्कत आएगी और शासन लाभ भी नहीं देगा। इसलिए हम लोगों ने अपने दतिया जाके डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो आत्मा परियोजना उप संचालक हमारे GS गोरख साहब हैं और हमारे BTM कैलाश सर हैं, तो उन लोगों ने हमको ये बताया कि आप जैविक खेती करेंगे और सब लोग मिलके करेंगे तो ये आपका आने वाले समय में बहुत कुछ आपको लाभ होगा और इससे आपको बहुत सी सारी फ़ायदा होगी। तो हम सारे लोगों ने इकट्ठे होके और मेरे गांव में टोटल पशुपालन का काफ़ी वो है, तो हम सब लोगों ने इकट्ठा होके और सब पूरा जैविक पे सब हम कार्य करने लगे हैं, जिससे इकट्ठा होने से हम जो उत्पादन करेंगे आने वाले समय में, अब हम एक आदमी अगर मार्केट जाएंगे तो हमको बहुत महंगा पड़ेगा और हमको प्रॉफिट नहीं हो पाएगी, बचत नहीं हो पाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की आय दूना करना है, तो वो कैसे होगी। तो हम सारे लोग इकट्ठे होके और जो भी प्रोडक्ट करते हैं, जैसे सब्जियां में टमाटर है, मिर्च है, फल है, उद्यान की जो भी सारे हमारे पास हैं, वो हम सब लोगों को इकट्ठा करके और मार्केट ले जाते हैं। जसरत सिंह यादव पारंपरिक खेती के साथ साथ फलों की खेती भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने फलोद्यान में अमरूद, आंवला और नींबू के पेड़ लगाए हैं, जिनमें फल लदे हुए हैं। फलोद्यान में पेड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जसरत सिंह सिर्फ जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जैविक खाद का निर्माण भी गांव में ही किया जा रहा है। जसरत सिंह ने गांव के ही मध्यम वर्गीय किसानों को साथ लेकर स्व सहायता समूह बनाया है। इसी समूह के माध्यम से जैविक खाद बनाकर न केवल गांव में किसान उपयोग कर रहे हैं, अपितु इसका अन्य गांव के किसानों को भी विक्रय किया जाता है। ग्राम गरेरा अब जैविक कृषि और खाद बनाने वाले गांव के रूप में चर्चित होने लगा है। ये मेरे पास ये जैविक खाद है, ये बर्मी कंपोस्ट है और इसको हमने गोबर का खाद लिया गाय का, और वो गोबर डाल के और एक 10-12 दिन के लिए उसमें बाहर डाल देते हैं। और जिसमें गोबर में एक गैस होती है, अमोनिया गैस, अगर उसको हम डायरेक्ट डाल देंगे तो इसमें वो केचुआ नहीं खा पाएंगे, इसलिए उसको फावड़ा से काटते हैं और फावड़ा से काटने के बाद में और उसको हम फिर उसमें डाल देते हैं अपनी जो हमारी बर्मी पिट बनी है, और उससे वो आराम से खाते हैं। फिर वो
करीब ऐसे 3 माह और 2.5 माह में तैयार हो जाता है। तो उसको फिर हम अपने खेती में यूज करते हैं और बकाया को जो ज़्यादा बन जाता है सो मार्केट में बेच देते हैं। जसरत सिंह ने अपनी पुश्तैनी और पारंपरिक खेती करना भी नहीं छोड़ा है। उनके खेतों में सरसों की फसल भी लहलहा रही है। इसके अलावा सब्जी उत्पादन में अग्रणी होकर टमाटर की खेती भी कर रहे हैं। यह खेती उद्यानिकी वैज्ञानिकों की देखरेख में की जा रही है। मैडम, ये आत्मा परियोजना कृषि विस्तार कृषि विभाग की एक योजना है जिसमें हम एक्सटेंशन का काम करते हैं किसानों के बीच में जाकर। जो भी कृषि विभाग की नई योजनाएं होती हैं जो हम किसानों के माध्यम से, ऐसे ही एक ये जैविक खेती की योजना आई थी जो कि कृषि विकास परंपरागत योजना, जिसमें हम किसानों से मिले और इनके यहाँ हमने श्री जसरत सिंह गरेरा के यहाँ पे हमने ये काम किया जैविक खेती का। और जैविक खेती का हमने ये गाँव इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर हमको जो संभावनाएँ थी और जो हम लोग ये चाहते थे कि इस जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए इस गांव में ही हमको जो उसकी अनुबंध थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको मिल रही थी। उसमें क्या है कि जैविक खेती के लिए नहर का पानी नहीं होना चाहिए और जो ऐसी भूमि नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे खेतों से पानी आ सके। तो इस चक्कर में हमने ये 2 क्लस्टर यहाँ पे चयन किए। 15-16 में हम इस योजना को लेकर आए यहाँ पे और 15-16 से हमने इसी यहाँ पे चयन किया क्लस्टर। और जी हमसे जसरत सिंह हमसे पहले से मुलाकात में थे। ये योजना 2015-16 में स्टार्ट हुई और इस योजना को हमने किसानों के बीच में लाने के लिए हमने संभावनाएं ढूंढी कि इस योजना को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो हमको ये हमारे पहले संपर्क में थे, हमने इस गांव का विजिट किया और जो जिस योजना के इसके लिए अनुबंध थे वो सारी पूर्ति ये कर रहे थे ये वाला गांव। इस चक्कर में हमने यहाँ से ये वाली योजना। जसरत सिंह आधुनिक और उन्नतिशील कृषक हैं। उन्होंने गोबर गैस का प्लांट भी लगाया हुआ है। घर की रसोई में इसी गैस का उपयोग वे करते हैं। इसके अलावा प्रकाश व्यवस्था के लिए भी सौर ऊर्जा का लाभ ले रहे हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। दतिया शिवपुरी मार्ग पर स्थित ग्राम पचोखरा के आसपास हवा में घुली खुशबू एक सुखद एहसास कराती है। इस गांव में अब फूलों की खेती हो रही है। वातावरण में भी फूलों के राजा गुलाब की महक है। प्रगतिशील किसान अशोक सिंह ठाकुर ने परंपरागत खेती के साथ फूलों की खेती का नया प्रयोग किया है। अशोक सिंह ठाकुर के पास 50 बीघा जमीन है। इसमें से 2 एकड़ जमीन में फूलों की खेती कर रहे हैं। अशोक सिंह जी, आपके मन में कब आया कि ये गुलाब की खेती की जाए? सर, पहले हम करते थे पारंपरिक खेती, गेहूं, चना, सरसों वगैरह। तो फिर जो हमारा जिला है दतिया, उसमें उद्यान की विभाग में उदयनिया जी से मुलाकात हुई। तो उदयनिया जी ने बताया कि आप पुरानी खेती से हट के नई खेती की ओर आइए और उसमें जो फल वगैरह हैं और सब्जी है, फूलों की खेती है, तो हट के खेती करिए। तो फिर हमारा विचार बना गुलाब की खेती करने का। तो फिर हम पुणे से ये गुलाब की जो कलमें मंगा के और फिर गुलाब की खेती की है। अच्छी खेती हो रही है। अब इसका फूल हम दिल्ली भी भेज रहे हैं। एक फूल का 10 रुपए के लगभग मिल जाता है, 10, 12, 14 रुपए तक मिल जाता है। इसमें बहुत फ़ायदा है। अच्छा। हाँ, बहुत फ़ायदा है। 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये फसल तो पॉली हाउस के अंदर तो अच्छी होती है। अच्छा। खुले में इतनी अच्छी नहीं होती है। पॉली हाउस के अंदर ज़्यादा पैदावार मिलती है। फूलों की खेती के लिए पॉली
हाउस का निर्माण किया जा रहा है। इसमें ताजमहल वैरायटी का गुलाब खिल रहा है। इसके बीज के लिए कलमी पौधा पूना, महाराष्ट्र से लाई जाती है। गुलाब को कम लागत में भारी मुनाफा वाली खेती के रूप में जाना जाता है। एक पौधा 5 साल तक फूल देता है। पॉली हाउस में गुलाब खेती का अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। पॉली हाउस में उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही लाभकारी हैं। 1 एकड़ में 1 साल में करीब 10 लाख रुपए तक के उत्पादन की संभावना होती है। उद्यानिकी विभाग द्वारा नेट हाउस पॉली हाउस बनाने के लिए किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीयन के बाद सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है, जिसमें पॉली हाउस के लिए 935 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जिसमें 50% अनुदान, नेट हाउस के लिए 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर 50% अनुदान। इस तरह से एक ऑनलाइन की प्रक्रिया संचालित होती है उद्यान विभाग में, जिससे जिलेवार आवंटन दिया जाता है वर्ग फुट में या वर्ग मीटर में। उससे ऑनलाइन पंजीयन के बाद स्वतः पैसे जमा करने के बाद आज की स्थिति में इसके लिए MP एग्रो में 50% अनुदान जमा करने के बाद आप उसके हकदार हो जाते हैं। और पॉली हाउस एक फल फूल सब्जी के लिए एक अलग तरह का बेमौसम सब्जियां इसमें उगा सकते हैं, बेमौसम फूल ले सकते हैं इसमें, जिसको कि बेमौसम जब बाजार में बेचेंगे तो उसके भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। गुलाब में ताजमहल वैरायटी का फूल आकार में बड़ा और कई सुंदर रंगों में है। आकर्षण के कारण बाजार में इसकी मांग भी अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक है। अशोक सिंह ने फूलों की खेती में सिंचाई के लिए भी ड्रिप पद्धति का उपयोग किया है। अशोक सिंह सिंचाई के लिए विद्युत विभाग पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। उन्होंने सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली को भी सिंचाई के लिए सुविधाजनक माध्यम बनाया है। अभी हमने जाना फूलों की खेती के बारे में। आइए अब आपको लिए चलते हैं ग्राम बदनपुर डांडा की ओर, जहां पर हम जानेंगे दुग्ध उत्पादन के बारे में। उत्तम सिंह दांगी का नाम खेती और पशुपालन के साथ साथ सफल दुग्ध उत्पादकों में लिया जाता है। गांव में कुछ साल पहले लगे एक पशु चिकित्सा शिविर में आए पशु चिकित्सकों की प्रेरणा ने उत्तम सिंह को दूध का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्हें कृषि कार्य विरासत में मिला है, मगर घर में डेयरी के रूप में दुग्ध उत्पादन करना उनका स्वयं का प्रयास है। हमारे यहाँ 15 भैंस है, छोटे बड़ी किटली, मतलब छोटे बच्चे से लेकर के बड़ी तक, और हमारे पास 3 जर्सी गाय हैं। और हम जब यहाँ एक प्रोग्राम था, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी के द्वारा हमको बताया गया कि आप जो है इसमें व्यवसाय करें तो तुमको अधिक मुनाफा होगा। तो दादा आपको कितना टाइम हो गया ये सब कर? ये हमने करीब 10 साल करीब हो गया। 10 साल से आप? हाँ, वैसे तो हम पैतृक किसान हैं जी। श्री हमारे पिताजी श्री राम सेवक सेक्रेटरी जी थे, हमें विरासत में कृषि कार्य मिला है। हम अपना कृषि कार्य करते हैं, अच्छे से करते हैं और लगन से करते हैं। हमारा बेटा है श्री हरवीर दांगी, वो भी सहायक है, वो भी काम करता है। हमारी पत्नी श्री राम देवी, वो भी बड़ी मेहनत करके हमारा सहयोग करती हैं। हम अपना व्यवसाय कृषि के अलावा पशुपालन भी करते हैं। इसमें जो है भारी मुनाफा होता है। मुर्रा भैंस के दूध में फैट की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसके दूध का दाम भी अधिक मिलता है।
मुर्रा को हर तरह की जलवायु में पाला जा सकता है, इसीलिए इसकी देखरेख करना भी आसान होता है। समय समय पर हमने इनको तकनीकी जानकारियाँ, जैसे पशुओं में कौन सा टीकाकरण कब किया जाना है और कब क्या करना है, छोटे जो बछड़े बछड़ियाँ हैं उनके लिए डीवर्मिंग, उनके जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उनके बारे में भी इनको तकनीकी जानकारी दी। और जब भी इनको कोई भी समस्या इस तरह से संबंधित, पशुओं से संबंधित रहती थी तो ये हमको फ़ोन करते थे और बाकायदा इनकी समस्या का हमने समाधान किया। माध्यमिक शिक्षा पाने वाले उत्तम सिंह का नाम सफल दुग्ध व्यवसायियों में शामिल है। वे मानते हैं कि मिश्रित खेती आज के समय की मांग है और यह बिना पशुपालन के नहीं हो सकती। तो आइए हम और आप भी आनंद लेते हैं किसान भाइयों के साथ लोक संगीत का। नई बंदिया डरो आलो और खेतन खा साजो बना लो। नई बंदिया डरो आलो खेतन खा साजो बना लो। सफर की हद है जहाँ तक कि कुछ निशान बाकी रहे, चले चलो वहाँ तक जहाँ तक कि आसमान चले। इस यात्रा वृतांत को हमने शुरू किया था जौरासी के हनुमान मंदिर से और हम आए दतिया की ओर, जहाँ पर हमने उन्नतिशील किसानों से मिले, उनसे जाना खेती के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, दुग्ध उत्पादन के बारे में भी हमने जाना। तो फिर मिलेंगे अगले यात्रा वृतांत पर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।